हाँ, रिजल्ट्स अवेटेड हैं। 3 कंपनी के रिजल्ट्स आने, टाटा मोटर्स बाजार बंद होने के बाद, ऑरबिंदो और एचपीसीएल शायद अब से कुछ ही देर बाद वो नंबर्स आते हुए नजर आए, और जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। तो आज कई सारे सेक्टर्स इस होप में, खासतौर पे वो जो 28% स्लैब में है और उम्मीद है कि उनको 18% में डाल दिया जाएगा, उन तमाम सेक्टर्स में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से तो बातचीत की शुरुआत करता हूं। मार्केट में कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा तो अपन लौट के आएंगे। मनप्पुरम फाइनेंस के साथ शुरुआत, और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर कपिल कृष्ण मेरे साथ जुड़ते हुए। कपिल जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। रिजल्ट्स आप सबकी स्क्रीन पर आएंगे, दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स इस कंपनी ने घोषित करें, वो आप देख लीजिए। अच्छा कपिल जी, एयूएम ग्रोथ ये आंकड़ा था जो मैं पैनी नजर डाल रहा था, जिसपे पिछले 12 क्वार्टर्स में कैलकुलेट करके पता चला है कि ये पहली बार 12 क्वार्टर्स बाद ऐसा हो रहा है कि वहां पे गिरावट देखने को मिली है, ग्रोथ नहीं कहना चाहिए, डी ग्रोथ देखने को मिली है। क्यों कॉन्ट्रैक्शन सर? नहीं, एक्चुअली अगर आप क्यू ऑन क्यू देखेंगे, मतलब सीक्वेंशियली, तो हमारे लास्ट 3 क्वार्टर से डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारा एयूएम नीचे आया था, और आप शायद ईयर ऑन ईयर पे कह रहे हैं। हाँ. तो उसके वजह, दैट इज वी क्यू ऑन क्यू इज बेटर वे टू लुक एट इट। तो क्यू ऑन क्यू 3 क्वार्टर घटने के बाद इस क्वार्टर हमारा गोल्ड लोन घटना बंद हुआ है, थोड़ा सा ग्रोथ आया है, और जो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट ट्रेंड जो है डिमांड में अच्छा पिकअप आया है, और डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट काफी अब कम हो रहा है। और जैसे आप जानते हैं कि मॉनसून इस साल साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में अच्छी आई है, जो लास्ट ईयर साउथ और वेस्ट में अच्छी नहीं थी मॉनसून। तो लास्ट ईयर डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट भी था और मॉनसून डेफिसिट का भी था, और इस साल हम देख रहे हैं साउथ एंड वेस्ट में अच्छी मॉनसून मिली है। सो उसकी वजह से हमारे जो कस्टमर्स हैं इंटीरियर्स में, उनसे डिमांड पिकअप डेफिनेटली आ रहा है। हाँ, मैं साल 2 साल कंपेयर कर रहा था, और उसमें कैलकुलेशन कहता है कि Q3 2016 का, FY16 का जो Q3 था, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ साल 2 साल कंपैरिजन में कि एयूएम गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं सीक्वेंशली देखना एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए, बेहतर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और बेहतर तरीका होना चाहिए। ये बताएं, ग्रोथ तो वीक है, अभी भी कमजोरी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात सही है, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, इन सब के चलते प्रेशर देखने को मिला था, उसके चलते ग्रोथ में शायद एक सॉफ्टनेस हो। आप कह रहे हैं इस क्वार्टर में कुछ पिकअप देखने को मिला है, तो क्या हालात अब ये जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन सब से उभर रहे हैं, हालात इंप्रूव हुए तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर सीक्वेंशली मैं एक्सपेक्ट करूं हालात और बेहतर होते हुए नजर आएंगे? हाँ जी, अगेन क्यू ऑन क्यू मैं बोल रहा हूं, तो क्यू ऑन क्यू हम लोग पिकअप डेफिनेटली देख रहे हैं। हाँ, तो फिर अभी सॉफ्टनेस है, सीक्वेंस ट्रेंड रिवर्सल इज अंडरवे, ये कहना सही होगा, है ना? यस। अच्छा, इस बार जो एयूएम गिरे उसमें मेरे ख्याल से वो गोल्ड पोर्टफोलियो में डिक्लाइन था, और गोल्ड वो भी मैं साल 2 साल ही कंपेयर कर रहा हूं, सच है 13% के आसपास डिक्लाइन था। तो ये बेसिकली यही नोटबंदी, ये जीएसटी, ये सब हावी होते हुए नजर आए थे मूड पे, इसीलिए आप कह रहे हैं गोल्ड, क्योंकि मैच हेडलाइन में पढ़ भी रहा था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी कहा है कि गोल्ड की खपत बड़ी कम हो गई हिंदुस्तान में, इन सब का इंपैक्ट था, वही इंपैक्ट आप भी झेल रहे हैं ना? हाँ, बट जैसे आपको पता है कि नोटबंदी के टाइम हमारे जो कस्टमर हैं मेनली बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं, जो हम गोल्ड लोन देते हैं, इट इज मेनली टू बॉटम ऑफ पिरामिड, जैसे हाउस होल्ड हेल्प हो गए, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, वॉचमैन, ऐसे हैं हमारे कस्टमर्स। तो उस सेगमेंट दे आर मोर कैश डिपेंडेंट। तो जैसे हमने सिटीज में तो शायद इतना डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट नहीं देखा होगा, बट जो ज्यादा कैश डिपेंडेंट है सेगमेंट, उन पर इम्पैक्ट ज्यादा था। एंड डिमोनेटाइजेशन लास्ट ईयर Q3 में आया था, तो Q2 तक तो अच्छा था सब रवैया, तो इसीलिए आप ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देख रहे हैं। बट अगर सिक्वेंशियली देखेंगे तो Q3 के बाद 3 क्वार्टर हमारा डिक्लाइन हुआ, और अभी 4th क्वार्टर जो हो गया डिमोनेटाइजेशन के बाद, इसके बाद हमारा कोई डिक्लाइन नहीं था, मार्जिनल ग्रोथ था। और अब जो आने वाला करंट क्वार्टर है Q3 में, हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि डिमांड और भी पिकअप हो रहा है। अच्छा, सेगमेंट वाइज
MFI अभी भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पे लॉसेस, पर तिमाही दर तिमाही जैसे आप मापदंड बेहतर मान रहे हैं, लॉसेस रिड्यूस जरूर हुए हैं। 34 से 11 करोड़ रुपए के आसपास, 12 करोड़ रुपए के आसपास इस बार वो लॉसेस का आंकड़ा है। कब तक एक्सपेक्ट करूं ये सेगमेंट प्रॉफिटेबल होगा सर? हमारी उम्मीद है कि देखिए अभी तो बुक इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो जो प्री प्रोविजन प्रॉफिट कहते हैं दैट शुड बी बेटर। अब प्रोविजंस भी जो हमने दिसंबर के बाद डिसबर्समेंट किए हैं, दैट इज डीमोनेटाइजेशन के बाद, उसमें हमारा 99% कलेक्शन हो रहा है, तो उसमें ज्यादा प्रोविजन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो डीमोनेटाइजेशन के पहले की बुक है उसमें जो अच्छा साइकिल चल रहा था, वो थोड़ा ब्रेक जो हुआ, उसमें भी काफी हद तक हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। और अब थोड़ा और प्रोविजन आ सकता है उसमें, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एक्चुअली। ठीक है। अच्छा ये बताएं, मनप्पुरम फाइनेंस जो है अलग अलग फेजेस से ग्रो करी है। शुरुआत एक गोल्ड लोन कंपनी के तौर पे आपकी हुई थी, लास्ट फेज वो 2015 का था अगर मैं सही याद कर रहा हूं, जब आपने वो बिजनेस ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी थी, डाइवर्सिफाई करने की तैयारी कर रही थी आपने। तो कितना सक्सेसफुल रहा है डाइवर्सिफिकेशन, ये समझाएं मुझे। और इस समय फिर नॉन गोल्ड पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन कुल एयूएम्स में कितना है सर? करेक्ट, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है कि हमने 2015 मार्च 2015 में 3 न्यू बिजनेसेस शुरू किए थे, हाउसिंग फाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस। और इस क्वार्टर में 23% ऑलरेडी इज फ्रॉम नॉन गोल्ड बिजनेस, क्योंकि गोल्ड बिजनेस में क्या है कि बहुत सेफ है, एनपीए नहीं होते इसमें, गोल्ड हमारे हाथ में रहता है, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो वी हैव एंटर्ड सम हायर ग्रोथ बिजनेसेस, ताकि हमारा पूरा कंसोलिडेटेड एयूएम ग्रोथ 20% हम दे पाए इन्वेस्टर्स को, और उसी पर हमारा ट्रैक है। एंड वही हम उम्मीद करते हैं कि 20% पर एनम से ग्रोथ हम दे पाएंगे। बाजार को तो डाइवर्सिफिकेशन ये जो आप कर रहे हैं पसंद भी आता है। वैसे जैसे जैसे बातचीत हो रही है सर से, इंटरडे चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए वापस दिन के हाईस की तरफ। ये स्टॉक मनप्पुरम फाइनेंस का मूव करता हुआ। कपिल किशन जी बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के सर, आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल्स में हमारे साथ नंबर्स पे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से करेंगे बात।